हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमडी एजुकेशन पंगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम 9th क्लास के चैप्टर 2 की, जो है यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे अच्छे से समझिए। ये पूरा चैप्टर क्लियर कर देगी हमारे 3 भाग में। ठीक है, इसका आज पहला पार्ट है, तो हम करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन का युगम। यह है हमारा पहला टॉपिक। इसमें इस बात कही गई है कि सामाजिक परिवर्तन का युग चल रहा था, मगर उस यूरोप में सभी लोग समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। कहने का मतलब जो है, जो परिवर्तन करना चाह रहे थे तो समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। सबकी अलग अलग सोच थी, सब अलग अलग मानते थे। इस मसले पर सबकी राय अलग अलग थी और बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, लेकिन वे चाहते थे कि बदलाव धीरे धीरे हो। ये कहना चाहते थे वो लोग, जो बातें चल रही थी, सबकी अलग अलग सोच थी कि बदलाव तो हो, परंतु धीरे धीरे, एकदम से बदलाव ना हो, क्योंकि हम सहन नहीं कर पाएंगे। सभी खेमों मतलब सभी समूह की अलग अलग राय थी, कुछ उदारवादी और कुछ रूढ़िवादी और कुछ रेडिकल्स। जो आपको मैंने पिछली किताब में बता रखा है, पिछले उसके चैप्टर में बताया हुआ है कि रेडिकल्स कौन थे, उदारवादी कौन है। तो आज हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। उदारवादी, रेडिकल, रूढ़िवादी। पहली बात करते हैं हम उदारवादी की। समाज परिवर्तन के समर्थक में एक समूह उदारवादी का था। जो उदारवादी एक राष्ट्र चलाना चाहते थे जिसमें सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो और जगह मिले। ये ऐसे लोग थे, इनकी सोच ऐसी थी कि धर्म का तो बराबर से सम्मान करते थे, परंतु ये चाहते थे कि सबको जगह मिले, सबके लिए ये भला चाहते थे। ये लोग थे जो उदारवादी वाले। उदारवादियों को कहना था कि सरकार को किसी भी अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। मतलब ये कहते थे कि जो सरकार इनसे जो अधिकार छीनती है वो अधिकार नहीं छीनना चाहिए। इन लोगों की सोच अलग थी। इसी वजह से ये समूह लोकतंत्रवादी नहीं थे, परंतु ये लोग सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार में भी पक्ष में नहीं थे। ये कहते थे कि संपत्तिधारी, सब जो ज़्यादातर पैसे वाले होते हैं, उन्हीं को ये वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इन लोगों की ये सोच थी और ये मानते थे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं रेडिकल्स की, जिनकी सोच अलग थी, जिनकी थिंकिंग मानी जाती है सबसे अलग थी, डिफरेंट थी उदारवादियों से तो खास करके। इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। ये लोग सोच ही अलग रखते थे हर चीज़। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया है इसके बारे में कि रेडिकल्स किस तरीके के लोग हुआ करते थे। ये एजुकेटेड हुआ करते थे। ये कहते थे कि जो जनसंख्या के आधार पर ही ये वोट अधिकार मिलना चाहिए सबको, समर्थन उन्हीं का करते थे। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थन में भी थे। ये लोग क्या थे, महिला का जो आंदोलन चला था फ्रांस के अंदर, मैंने बताया था फ्रांसीसी क्रांति के अंदर, तो उसी से रिलेटिव बताई गई है बात की ये वोट अधिकार उनको महिलाओं को भी दिया जाना चाहिए था। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और अमीर उद्योगपतियों के प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। इन लोगों की सोच अलग थी, इसलिए क्योंकि ये एजुकेटेड थे, ये पढ़े लिखे थे, इसलिए रेडिकल्स माने जाते हैं। इसी वजह से वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोग के पास संपत्ति के समकोण विरोध जरूर करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है, ये निजी संपत्ति के तो विरोध में नहीं थे, पर जो एक्स्ट्रा संपत्ति थी लोगों ने छीनी हुई थी, उस तरीके की संपत्ति के सकेंद्रीय विरोधी जरूर करते थे ये। कि अब बात करते हैं रूढ़िवादी की। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि ये दोनों समूह थे ना, रेडिकल और उदारवादी, इन दोनों के खिलाफ कौन सा था, रूढ़िवादी। वो रूढ़िवादी सोच रखा करते थे अपने। मगर ये फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बड़े बदलाव की ज़रूरतों को स्वीकार करने लगे थे। पुराने समय से यूनानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी और आमतौर पर परिवर्तन के विचार का विरोध करते थे। मानते थे ये कि विरोध करना चाहिए उस चीज़ का, जैसे कि अचानक से होता है, पर ये भी परिवर्तन को मानते थे। ये रूढ़िवादी सोच इनकी थी ऐसी। परंतु ये 19वीं शताब्दी में आते आते इन्होंने भी मान लिया था, इन्होंने सोच लिया था कि आज परिवर्तन होना ज़रूरी है। इनको भी समझ आ गया था कि परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उनका कहना था कि अतीत की पूरी तरह ठुकराना नहीं जाए, चाहे बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो। ये कहते थे कि प्रक्रिया बदलते रहे, परिवर्तन करते रहो, पर हमें अपना अतीत नहीं भूलना चाहिए जैसे हमारा अतीत था। ये इनका ये मानना था। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नए टॉपिक की, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। ये एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे। उस टाइम औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, जैसे कि रेलवे में काफ़ी परिवर्तन आया था, रेलवे बनाई जा रही थी, रेलवे का काफ़ी विस्तार से प्रयोग किया जा रहा था। औरत, आदमी और बच्चों को कारखानों में डाल दिया गया था, कई कई घंटों तक उनसे काम कराए जा रहे थे। मजदूर बहुत कम मिलती थी, पर बेरोजगारी उस समय इतनी थी कि आम समस्या थी। ये क्या कार्य करना ही पड़ता था उनको मजबूर होकर इन लोगों को। शहर
तेज़ी से बसते जा रहे थे और इसलिए आवास और साफ़ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। तेज़ी में शहर बसेंगे तो वहाँ साफ़ सफाई का क्या होगा, धूल मिट्टी और बसाए जा रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे रेडिकल्स और उदारवादियों के पास काफ़ी संपत्ति थी, उनके ये बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। अब इन क्या कहना है कि नौकरी किन के पास ज़्यादा थी, उदारवादी और रेडिकल्स के पास, इसी वजह से उन सभी लोगों के पास संपत्ति ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स बात करते हैं नए टॉपिक की, यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद आ गया था यूरोप में, अब तो कैसी स्थिति होगी अब। समाज निजी संपत्ति के विरोध में थे, यानी वह संपत्ति व निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट संपत्तियों को ये नहीं माना करते थे, ठीक है, सही कहते थे कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए। इनका कहना था कि बहुत सारे लोग के पास संपत्ति वो है जिसे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या ये है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फ़ायदे से ही मतलब रहता है, वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। मतलब उनका क्या है, वो उनके बारे में नहीं सोचता, उन्हें तो बस क्या है, वेतन दे देगा और अपना कार्य निकलवा लेता था। और उनसे कार्य करवाने के बाद उन्हें कोई मतलब नहीं होता था ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कहाँ रह रहे, कोई मतलब नहीं, बस अपना कार्य करते थे और अपना उनको भेज दिया जाता था। अपनी उनके संपत्तिधारी इसी तरह से उनके बारे में नहीं सोचा करते थे। इसलिए ये समस्या बन चुकी थी कि उनका कहना है कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो, वो सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण के मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग किस्म का समाज बनाना होगा, और वो बना। वो क्या करा उन लोगों ने, अपना भविष्य में समाज के समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी समाज का नाम दे दिया गया, और समाज का नाम देकर उन्होंने अपना समाज बना लिया, जिससे कि क्या करा, इन्होंने एक गुट बनाकर अपनी समस्या को हल करना शुरू कर दिया। बात करते हैं नए टॉपिक की, समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार भी पूरे यूरोप में फैल चुके थे। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। अब क्या करो, लोगों ने धीरे धीरे अपना समाज भी बनाया, एकजुट हुए, फिर उन्होंने संस्था का नाम भी दे दिया, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी नाम दे दिया था। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। जो इंग्लैंड के और जर्मनी के मजदूर थे ना, अपनी और कार्य स्थिति को और अच्छा करने के लिए, सुधार लाने के लिए उन्होंने क्या करा, संगठन बनाना शुरू कर दिया था। काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। पहले क्या करते थे, लोगों से उनको भेड़ बकरियों की तरह काम करवाया जाता था, उनको वेतन भी उतना नहीं दिया जाता था, कारखानों में पूरा दिन लगे रहते थे मजदूर। पर उन्होंने अब क्या करा, अपनी एक संस्था बनाई, उसमें क्या टाइमिंग का रखा इशू, जो इशू थे सारे इशू उन्होंने रखे, मताधिकार देने का भी इन्होंने रखा। आवाज़ जब उठाते हैं सब समाज मिलकर तो उनकी आवाज़ भी सुनी जाती है। काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। 1905 तक ब्रिटेन और समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली, इसका नाम रख दिया गया लेबर पार्टी। आपने सुना भी होगा कि इंग्लैंड में बहुत फेमस है ये लेबर पार्टी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया। आपने लास्ट चैप्टर में सोशलिस्ट पार्टी के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना होगा, मैंने बताया भी था। बात कर रहे हैं रूसी क्रांति की। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सतह पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। समाजवादी लोग थे ना जो, उन्होंने एक गुट बनाया हुआ था और उन्होंने अक्टूबर की क्रांति के नाम से उस पे जरिए रूस की एक सतह थी, उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। 1917 में राजशाही का पतन हो चुका था 1917 के टाइम पे, और अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं रूसी साम्राज्य 1914 में, 1700 पहले से 1917 से पहले की बात कर रहे हैं हम रूसी साम्राज्य के बारे में, जो पतन हो गया था 1917 में। तो 1914 में रूस और उसके साम्राज्य का जार निकोलस सेकंड का शासन था उस टाइम 1914 में। मॉस्को के आसपास पढ़ने वाले छात्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से सभी साम्राज्य के अंग थे। ये जो अब अलग अलग हो चुके हैं ना आज के टाइम में, तो ये सब क्या थे, उसी टाइम थे। रूस का साम्राज्य था ना जो, तो वो उसी के सब अंग थे। ये साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। तो मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था ना ये साम्राज्य, तो इसी वजह से ये बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका पतन वहाँ के लोगों ने कर दिया था।
तो और अपने फ्रेंड्स को, नीडी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो 9th क्लास से रिलेटिव है हिस्ट्री के सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट्स की भी वीडियो लेके आऊँगा फ्रेंड्स। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो।